अच्छा बेटा, डे 2 में तो हमारा एक्सरसाइज 7.1 जो है वो ख़त्म हो गई। अब डे 3 में हमारी 7.2 शुरू होगी और 7.2 में हम सवाल नंबर 1 करते हैं। अब हमारे पास डे 3 है। अब डे 3 में हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो 7.1 थी वो हमारी कंप्लीट हो गया। अब हमने 7.2 करनी है। अब 7.2 एक्सरसाइज है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs है। वो इतना है, वो जब हम चैप्टर ख़त्म करेंगे 7 चैप्टर तो उसमें MCQs उसी में आ जाएंगे, वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, इसको मॉड भी कहते हैं। याद रखो, जब हम मॉड ख़त्म करते हैं, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है, जब मॉड ख़त्म करते हैं तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगाते हैं। यानी कि मॉड ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो जब एलिमिनेट होता है तो प्लस माइनस का निशान आता है। वो हमने क्या किया, इस मॉड को ख़त्म, यानी कि ये भी आपको बता दूं कि मॉड अकेला रहना चाहिए। अगर मॉड के साथ कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है तो उसको अकेला करेंगे, यानी कि मॉड की वैल्यू इक्वलिटी से पहले जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। एक दफ़ा 2x + 5 + 4 के साथ करेंगे, एक हमारे पास 3x है, सारी ये 3x - 5 है, 3x - 5 = -4 होगा। तो अब इसको इस समझिए, हमारे पास ये पुराना सवाल बनेंगे, ये भी एक सवाल बनेगा, इसको +4 इसको -4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x = 4, ये -5 उधर के +5, ये 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, ये 3 मल्टीप्लाई उधर के डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम 9 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह 3x - 5 = -4 है, 3x अपनी जगह पे इक्वल टू -4, ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5। अब 3x = क्या हो जाएगा, 5 से 4 निकालें 1 आ जाएगा, x = क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों जवाब है, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 3,1/3। अब इसमें चेक करने की जो है उसने नहीं कहा, और ये चेक एब्सोल्यूट का होता ही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 mod 3x + 2 - 4 = 11। अब mod अकेला छोड़ने, बाकी जितने भी हैं मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, उसको हमने राइट हैंड साइड पे ले जाना है। अब 1/2 3x + 2 है, ये -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। 11 + 4 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। डे 3 में अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसमें हर एक न्यूमेरिकल में मैं आपको इसका फार्मूला भी बताऊंगा कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 7.1, इसका जो 7.1 है न्यूमेरिकल, इसमें फार्मूला जो है वो बेसिकली डेंसिटी का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये देखें, अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। एक लेंथ है, दूसरी लेंथ है और तीसरी लेंथ, 3 लेंथ यूज़ की गई हैं। तो ये क्या है, आपके पास वॉल्यूम है। हैज़ अ मैस 850 ग्राम, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि SI यूनिट जो है वो किलोग्राम है मैस की। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। अब इधर देखें, वॉल्यूम आपके पास ये बनता है, 3 लेंथ है, 40 × 10 × 5 इंटू सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, तो क्यूब बन जाएगा। अब सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है, पहले तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2000 बनेगा, ठीक है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 3 लेंथ हैं, तो ये आपके पास कितनी बन जाएंगे, 10⁶ बन जाएगी। ठीक हो गया, 2, 4 और 6, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 = 6। तो ये यूं आपके पास कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। 2000 को डिवाइड कर दें 10⁶ के साथ, ऑटोमेटिकली आपके पास 0.002 मीटर क्यूब में आ जाएगा। मैस को आप ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 के साथ 850 को डिवाइड करेंगे तो 0.85 किलोग्राम में आ जाएगा। आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। फार्मूला डेंसिटी का पिछले HOD क्लास में मैंने आपको बताया था, डेंसिटी = मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैस आपको ये दिया गया, आप पुट कर दें 0.85 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये दिया गया 0.002। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 425 kg/m³ आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये बड़ा इजी है, आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, आपको उतना ज़्यादा इस पे महारत हासिल होगी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपने घबराना नहीं है। इसमें ज़रा मैं आपको तरीके से समझाऊंगा कि कैसे है। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब आप 1 लीटर वाटर लें और उसको जो है वो फ्रीज़ करें,
तो हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द आइस, तो उस फ्रीज की हुई आइस का वॉल्यूम कितना होगा ये आपने फाइंड करना है। इधर देखें, वॉल्यूम ऑफ आइस आपने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको 1 लीटर दिया गया है, ये देखें, ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। मैस ऑफ आइस इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर, यूं आपने लिखना है। मैस ऑफ आइस जो है वो इक्वल टू है मैस ऑफ वाटर के। तो मैस का फार्मूला आप डेंसिटी के फार्मूले से ले सकते हैं। कैसे? ये देखिए डेंसिटी का फार्मूला है। यहां से आप मैस को अगर रीअरेंज करके मैस का फार्मूला निकालेंगे तो वॉल्यूम किधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ। तो नीचे आए 7.2 पे, मैस ऑफ आइस की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ आइस इक्वल टू मैस ऑफ वाटर की जगह पे आपने पुट कर दिया वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये दोनों पुट कर दिए ना आपने। अब आप क्या कर दें, जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को एक साइड पे ले जाए और जो डेंसिटीज़ हैं उनको एक साइड पे ले जाएं। इधर देखें, ये वॉल्यूम ऑफ आइस है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर किधर आ जाएगा, इसके साथ लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ये आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर पड़ा है, यहाँ से डेंसिटी ऑफ आइस कहाँ आ जाएगा, राइट साइड पे इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब देखें वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। ये वॉल्यूम ऑफ आइस आपने फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको ऊपर 1 लीटर दिया हुआ है डेटा में, तो आप ये वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से डिवाइड से किधर लेकर जाएं, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इधर देखें ये मल्टीप्लाई हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास कितनी होती है, ये 1000 होती है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आप मेमोराइज कर लें। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 होती है और डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो उससे कम होती है, 920 पे आ जाती है ये डेंसिटी ऑफ आइस। क्यों? क्योंकि जब आप आइस को वाटर के अंदर डालेंगे तो वो उसके अंदर तैरने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है और डेंसिटी ऑफ आइस 920 है। दोनों को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, 1 था, ठीक है, वो पुट कर दिया। बेसिकली इन दोनों को डिवाइड कर दें, 1000 डिवाइडेड बाय 920 आपके पास 1.09 लीटर आपके पास आइस का वॉल्यूम हो जाएगा। जब आप 1 लीटर पानी को क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर से कितना आगे चला जाएगा, 0.09 लीटर बढ़ जाएगा, 1.09 लीटर इंक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास आपने बेसिकली क्या फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करना है। ये आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg और उसकी डेंसिटी कितनी है, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 kg पर मीटर क्यूब। अब आप यहाँ पर डेटा लिखें, मास इज इक्वल टू 5 kg और आगे डेंसिटी कितनी लिख दें, 8200 जो ऊपर दी गई है kg पर मीटर क्यूब। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले आप डेंसिटी का फार्मूला एज इट इज़ लिखेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, तो यहाँ पर रीअरेंज किया हुआ है, वॉल्यूम को यहाँ से इधर ले आया और डेंसिटी को उधर नीचे ले गया। वजह क्या है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू आपको पता है और इसकी आपने फाइंड आउट करनी है। तो मास कितना है 5 और डेंसिटी कितनी है 8200, तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर की मदद से 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब आ जाएगा। और इसी 7.3 का जो बी पार्ट है वो ये है, 200 ग्राम जो है वो इसको 0.2 kg में कन्वर्ट किया है लेड। ये लेड एक वो है धात है, एक मेटल है लेड। और हैविंग डेंसिटी, और उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो है 11,300 kg पर मीटर क्यूब, 11,300 kg पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना है आपके पास, आपने यही फाइंड करना है जो ऊपर इसके ए पार्ट में किया है, वही 0.2 पुट किया इधर मैस, और डेंसिटी आपने उसके नीचे लिख दी 11,300।
तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। ये न्यूमेरिकल हो गया इसका बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। 7.4 न्यूमेरिकल है और इसमें कहता है द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर। ये अगेन वॉल्यूम दिया हुआ है, ये डेंसिटी दी हुई है और आपने मास फाइंड करना है। डेंसिटी का फार्मूला ही यूज़ होगा, सिंपल फार्मूला है जो ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो चुका है, बल्कि 3 न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुआ है। तो डेंसिटी आपके पास कितनी दी हुई है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। मैस आपने फाइंड करना है। वॉल्यूम आपके पास 8 × 5 × 4, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो डायरेक्ट इसको जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। तो मैस जब आप फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम जो मैस के नीचे होता है वो किधर आ जाएगा, डेंसिटी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम 8 × 5 × 4 × 1.3, तो आपके पास मैस जो होगा वो कितना होगा 208 kg आ जाएगा। कैलकुलेटर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। Day 3 of your biology lecture, class 9th, and we are proceeding further in chapter 7 bioenergetics में हम अब मज़ीद आगे कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने ATP के बारे में पढ़ा था और कुछ बातें तो मैंने आपको ATP के हवाले से बता दी थी कि ATP टूटता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ये थोड़ी सी उसकी रिवीजन ही देखें कि ब्रेक डाउन ऑफ ATP किस तरह होता है। ATP to AMP। ATP क्या था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड AMP क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ATP इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टूटता है ADP में, और उसका वो जो फॉस्फेट बॉन्ड है, 3 फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड थे ना, तो वो जो दूसरे और तीसरे फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड है वो टूटेगा, हाई एनर्जी बॉन्ड, और 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, और ATP किस में कन्वर्ट होगी, ADP में। और इसके बाद ADP इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टूटेगा और वो जो फर्स्ट और सेकंड फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और AMP बनेगा और फॉस्फेट रिलीज़ होगा, और फिर कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। जिस तरह इस बॉन्ड को तोड़ते वक्त इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो जब ये बॉन्ड बनाना होगा तो इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी। इसको वापस कंबाइन करेंगे, रिवर्स कर लें इस रिएक्शन को, AMP और फॉस्फेट मिलेगा और इतनी एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या बन जाएगा, ADP, और ADP को वापस फॉस्फेट मिलेगा और इतनी एनर्जी मिलेगी, तो रिवर्स में क्या बनाएगा, ATP। बॉन्ड तोड़ते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, बॉन्ड बनाते वक्त उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ADP ATP cycle, cell consequently recycle ADP by recombining it with the phosphate to form ATP। कहता है कि सेल वापस फ़ौरन इसको रिसाइकल कर लेता है। The synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate requires the consumption of 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मोल। तो कहना ये चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अगर ये प्रोसेस रिवर्स में करना है तो सिर्फ इसको एनर्जी रिक्वायर होगी। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर ATP फॉर्मेशन मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। आपने जब एलिमेंट्री क्लासेस में साइंस पढ़ी है तो उसमें आपने ये प्रोसेस पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत इस प्रोसेस के बारे में नो हाउ है। डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू फॉर्म। सो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और समथिंग क्या है, ग्लूकोज। जो प्लांट्स करते हैं ये प्रोसेस, एल्गी और फ्यू बैक्टीरियाज आर carrying out the process of photosynthesis, mean formation of glucose in the presence of light। देखते हैं कि ये process क्या है। Photosynthesis is a process that occurs in plants and some protist जो कह रहे हैं वो algae है, and some bacteria, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो photosynthesis करते हैं, in which glucose is synthesized by using carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है, जो कि बड़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, और हमारे पूरे सिस्टम को, हमारी अर्थ को जो ऑक्सीजन मिल रही है, जो हम पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो प्लांट से ही मिल रही है। और वो किस प्रोसेस की वजह से मिलती है, फोटोसिंथेसिस की वजह से।
इसकी इक्वेशन देखते हैं, ये आपके सामने इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मिलकर क्या बना रहे हैं, C6H12O6 जो कि क्या है, ग्लूकोज, और साथ बहुत यूजफुल बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल तमाम बहुत एसेंशियल रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यही वजह है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के वक्त होता है और रात के वक्त नहीं होता, क्योंकि रात के वक्त आपको पता ना सनलाइट नहीं होती। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है प्लांट्स में, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद है, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में, स्पेसिफिकली लीव्स में। तो प्लांट्स के कौन से स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लीव्स में होता है। और अब हम देखेंगे कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ एनर्जी चेंजेस देख लें इस प्रोसेस में क्या हो रही हैं। इक्वेशन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब इसमें हो क्या रहा है, कन्वर्जन देखें। हम कहते हैं कि ये प्रोसेस एनाबॉलिक है, तो आए इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। आप देखें रिएक्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बनने वाली चीज़ क्या है, ग्लूकोज। जो रिएक्टेंट है वो सिंपलर और स्मॉलर है, वो सिंपल है और उसका साइज छोटा है, और जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स और लार्जर है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। C6H12, आप मुझे खुद बताएं C6H12O6 कॉम्प्लेक्स है या CO2 कॉम्प्लेक्स है। तो एक सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल में। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरी बात ये है कि इसमें अगर एनर्जी चेंजेस देखी जाए तो इसमें सनलाइट रिक्वायर होती है, क्योंकि हमने कहा एनाबॉलिक प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। तो इसको कौन सी टाइप की एनर्जी चाहिए, रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए, जो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में, जैसे कि ग्लूकोज। तो एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पे क्या हो रही है, रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। दूसरा यहाँ पे किस तरह की कन्वर्जन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो ये जितनी भी तरह की चेंजेस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल by using light energy are converted into complex and larger molecules, and inorganic one is converted into organic glucose molecule. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल में होता है। ये आपके सामने क्लोरोफिल की डायग्राम है, ये लीव्स में मौजूद स्ट्रक्चर है। ये इसके सामने आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये जैसे कॉइन्स को हम ऊपर नीचे रख के उसका एक बंडल बना देते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्राना। और जो एक सिंगल ये कंपार्टमेंट है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जो स्पेस है वो क्या कहलाती है, स्ट्रोमा, और ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है इसलिए आपको इस स्ट्रक्चर को देखना बहुत ज़रूरी था। वैसे आपने ये स्ट्रक्चर चैप्टर 4 में पढ़ा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस उस वक्त तक समझ नहीं आता जब तक कि हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को दोबारा रिमाइंड ना कर लें। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है, लाइट फेज एंड डार्क फेज। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हम पढ़ के आए हैं कि उसमें वाटर रिक्वायर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है, सनलाइट रिक्वायर है, जो कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोफिल में। अब ये आपके सामने क्लोरोफिल की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जूम आउट किया। ये डायग्राम आपने देखी है ना, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है और ये स्ट्रोमा है, ठीक है। यहाँ का एक सेक्शन काट के आपको इसकी समरी दिखाई है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें 2 फेजेस हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। जो लाइट फेज है वो थाइलाकॉइड में हो रहा है, जिसमें वाटर यूज़ होता है और सनलाइट यूज़ होता है। वाटर और सनलाइट थाइलाकॉइड के अंदर यूटिलाइज होते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और सनलाइट है उसमें से ये 2 चीज़ें लाइट फेज में यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और उसके बाद एनर्जी बनती है। लाइट फेज में एनर्जी बनती है ATP और NADPH। वो ATP और NADPH कौन से प्रोसेस में यूज़ होता है, डार्क फेज में। डार्क फेज जिसका नाम है केल्विन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होती है।
डार्क फेज का दूसरा नाम कार्बन फिक्सेशन फेज भी है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है जो कि स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये बात याद रखें कि ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, स्ट्रोमा के अंदर। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लाइट फेज जो है वो थाइलाकॉइड में हो रहा है। ये जो एनर्जी लाइट फेज से जो एनर्जी मिलती है ATP NADPH, वो कहाँ पे यूज़ होती है, डार्क फेज में। और उसके साथ क्या यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एनर्जी यूटिलाइज होती है और हमारे पास क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन में। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हमारे पास फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, या आप नोट भी कर सकते हैं। लाइट फेज इज़ डायरेक्टली रिक्वायर्ड लाइट। लाइट फेज को डायरेक्टली क्या चाहिए होती है, लाइट। और डार्क फेज इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। और डार्क फेज को क्या चाहिए, लाइट नहीं चाहिए होती। लाइट फेज की रिएक्शन की लोकेशन क्या है, थाइलाकॉइड। इनपुट इसमें क्या चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, सनलाइट, वाटर। सनलाइट और वाटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर यूटिलाइज होता है और आउटपुट में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ATP और NADPH। डार्क फेज जो है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में, जैसे कि मैं आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके आई हूँ। और इसका आउटपुट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें ATP और NADPH जो है वो यूटिलाइज होता है इनपुट के तौर पर, और आउटपुट हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ये पिछली डायग्राम थी और ये उसकी समरी आपके सामने मौजूद है। ओवरव्यू है लाइट और डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस का। अब हमने ये पढ़ा कि लाइट फेज में हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है उसमें वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए। सनलाइट तो कहाँ से आ रही है, सन से। सनलाइट जो है वो बहुत सी वेव्स का मिक्सचर होती है, लेकिन उसमें से आपकी जो वाइट लाइट है ना वो 7 कलर की वेवलेंथ्स का मिक्सचर है। लेकिन उसमें से रेड और ब्लू वायलेट और रेड ऑरेंज वाली जो वेवलेंथ हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है और वाटर कहाँ से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आती है और लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उनकी मदद से डिफ्यूज़ करती है। और पानी कहाँ से आता है, आपको पता है ना, आप पौधों की रूट्स में, ज़मीन में पानी उनको डालते हैं, वो पानी रूट से सीप आउट करता हुआ जाइलम की मदद से अपवर्ड पंप होता है और कहाँ पे पहुँचता है, लीव्स में। और फिर क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस का, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। The plants have mechanism for the intake and transport of these materials. प्लांट्स के पास पूरा बाकायदा मैकेनिज्म है इन मटेरियल की इनटेक के लिए। इनटेक ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय रूट एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस। अब रूट का स्ट्रक्चर मैंने इधर डायग्राम नहीं ली, लेकिन आगे ये चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये बात आपने याद रखनी है। एंड दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम, और जाइलम की मदद से पंप होके ये वाटर कहाँ पे पहुँचता है, लीव्स में। आफ्टर एंट्री entry of water in the inner cells of the roots, it reaches the xylem vessel. रूट से वो जाइलम में पहुंचता है और जाइलम इसको अपवर्ड खींच के लीव्स में लेके जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जाती है। The air that enters the leaf through tiny pores, stomata, reaches into the air spaces present around the mesophyll cells. हवा जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में। जब वो पोर्स ओपन होते हैं तो हवा जो है वो लीव्स के अंदर जाती है, उन छोटे छोटे स्पेसेस में जो सेल्स के दरमियान होती है लीव्स के, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। द एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट एब्जॉर्ब्ड इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द मेसोफिल सेल। द एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, वो जो है वो वाटर में, मतलब जो हवा आती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है। और फ्रॉम हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिफ्यूज्ड इनटू द सेल, और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है सेल में और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज होती है। आज हमने एक ओवरव्यू पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं और उसके फेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले आपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है इक्वेशन के साथ, लेक्चर में भी मौजूद है और आपके पास बुक में भी मौजूद है। एक्सप्लेन अबाउट इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा आपने बताना है कि वाटर इनटेक कैसे हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि मैंने पीछे बता के आई हूँ कि वाटर रूट से लेते हैं और जाइलम के थ्रू अपवर्ड पहुँचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से एब्जॉर्ब होती है, डिफ्यूज़ होती है और सेल्स तक पहुँचती है।
इन क्वेश्चंस के आंसर आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज 120 और 121 पे मौजूद हैं। रीड करें और इसको याद करें, समझें और इन सवालों के जवाब अपनी नोटबुक पे लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड HOD के डे 3 की तरफ जो है वो जाएंगे। आज एज़ यूजुअल आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स यकीनन अपने सामने रखी होगी। आप बिल्कुल कंप्यूटर के पास बैठे होंगे या लैपटॉप आपके सामने होगा, ताकि आप ये प्रैक्टिकली जो ये चैप्टर है उसे बड़ी आसानी के साथ जो है वो समझ सकें और इसको बाद में आपने इसे याद भी रखना है। जी, क्वेश्चन नंबर 11 है और डे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ये। तो राइट द स्टेप फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं और अगर आप ये चाहते ही हैं कि आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो क्या तरीक़ेकार होगा। क्लिक द फाइल टैब, उसी तरीके से फ़ाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे प्रिंट के ऊपर। जैसे ही आपने प्रिंट के ऊपर सेलेक्ट किया, ये तकरीबन सबसे लास्ट ऑप्शन मौजूद होता है। और चेंज द प्रिंट सेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट की जो है वो सेटिंग मुख्तलिफ हो, लैंडस्केप में आए या पोर्ट्रेट में आए, आप उसे A4 साइज़ पे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, ठीक है, आप इसका लीगल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड एंड देन क्लिक प्रिंट, जो भी आपको रिक्वायर्ड है और उसके ऊपर जैसे प्रिंट के ऊपर क्लिक आप करेंगे तो वो प्रिंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। विच शॉर्टकट कीज़ आर यूज इन वर्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। कैसे आपकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो मौजूद होंगी। अगर आप बिलफर्स बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे जाना चाहते हैं, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं और बहुत नीचे तक टाइप आप कर चुके हैं, सपोज़ कि आप कोई ऐसे लिख रहे हैं और आप टाइप करते करते लाइन नंबर जो है वो 50 पे पहुँच चुके हैं और अगर आप चाहते ही हैं कि आप दोबारा पहली लाइन पर चले जाएं तो कर्सर को इतनी देर तक दबाने की या स्क्रॉल को ऊपर की तरफ खींच के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप होम का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपका कर्सर उठ के लाइन के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। अगर आप चाहते ये हैं कि आप लाइन नंबर 1 पे हैं और एक दफ़ा फिर आप जहाँ से आपने टाइपिंग रोकी थी और वो लाइन नंबर 50 थी या 1000 थी या 500 थी, उधर जाना चाहते हैं तो आपको कर्सर के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एंड का बटन दबाएंगे माइक्रोसॉफ्ट अपने कीबोर्ड के ऊपर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपको पहली लाइन से एंड ऑफ द लाइन की तरफ जो है वो ले जाएगा। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का बिल्कुल जो टॉप था जहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग लिखी थी वहाँ जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के बटन के साथ ही आपको होम का बटन दबाना होगा। तो द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है यू विल गो देयर, वहाँ आप चले जाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे अगर आप जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में जाना चाहते हैं तो आपका तरीक़ेकार ये होगा कि आप कंट्रोल के बटन के साथ एंड का बटन दबाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में जो है वो पहुंच जाएंगे। मैं यकीन करता हूं कि आपको ये बात बड़ी आसानी के साथ समझ में आ गई क्योंकि वो ये कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं। राइट द माउस कमांड यूज फॉर सेलेक्टिंग वेरियस आइटम्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट सच एज अ सिंगल वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। सिंगल वर्ड क्या? सिंगल वर्ड ये है कि माउस कमांड पे आपने डबल क्लिक द वर्ड करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आप सिंगल वर्ड जो है वो टाइप कर सकते हैं। सेंटेंस करना है तो प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल कीज एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंसेस। देखिए, एक सिंगल वर्ड को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसको सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो आपने प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल कीज़ को आपने प्रेस करना है और जहाँ तक आप सेंटेंस को जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ तक आप कर सकते हैं अपनी एरोस कीज़ की मदद से। आप लेफ़्ट साइड पे मूव करना चाहते हैं सिलेक्शन, आप राइट साइड पे सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप अप साइड पे सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप डाउन साइड पे सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट यू प्रेस द बटन कंट्रोल की एंड देन यूजिंग द एरोस कीज लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, तो देन आप किसी सेंटेंस को बड़ी आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, मूव द माउस पॉइंटर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ until it reaches of the right pointing arrow and then the double click। आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं, जहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे एरो हेड को लेकर जाएं, अपना लेफ़्ट माउस बटन जो है वो दबाए रखें और जहाँ तक आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस एरो हेड को वहाँ तक ले जाएं, वो सेलेक्ट हो जाएगा। या आप उसको पॉइंटिंग
एरो को वहाँ तक ले जाने के बाद डबल क्लिक करें तब भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। और कीबोर्ड की मदद से करना चाहें तो वही तरीक़ेकार है कि कंट्रोल के बटन को दबा के आप उसको करना चाहें, सेलेक्ट करना चाहें एरो कीज़ की मदद से, तो तब भी वो सेलेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाईलाइट द स्टेप्स फॉर कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। कैसे आप किसी भी कौन से स्टेप्स हैं जिसको अपनाते हुए आप चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे। सबसे पहले ये करना है कि सिलेक्ट द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को पहले आप सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक एनीवेयर इनसाइड ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू। फिर राइट क्लिक कर दें किसी भी जगह पे जहां आप उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को जो है वो मूव करना चाहते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि आपने क्लिक करना है कॉपी या मूव ऑफ द शॉर्टकट मेन्यू पे, यानी आपने या तो कॉपी करना होगा या मूव जो है वो उसको करना होगा। कॉपी करने के नतीजे में जहाँ से आप उसको कॉपी करते हैं वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर भी मौजूद रहता है। और अगर आप मूव करते हैं, यानी कट की मुनासबत से बात करूँ तो अगर आप कट करते हैं तो फिर वो जिस जगह पे आप उसको पेस्ट करेंगे, जहाँ पे इसको रखना चाहेंगे, वो वहाँ जाकर पेस्ट हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा, वो उस पुरानी जगह पर मौजूद नहीं होगा। मूव द माउस पॉइंटर वेयर यू वांट टू कॉपी और मूव द टेक्स्ट। आपने माउस पॉइंटर को वहाँ पे ले जाना है जहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाहते हैं या मूव करना जो है वो चाहते हैं, उस टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं। राइट क्लिक एंड देन क्लिक द पेस्ट ऑफ द शॉर्टकट। दूसरा तरीक़ेकार यह है कि राइट क्लिक करें और पेस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जिसको आपने कॉपी करना था उस पर राइट क्लिक करके आपने कॉपी का बटन जो है वो दबाया था, और जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ उस खाली जगह पे आपने पेस्ट का बटन दबाया तो वो चीज़ वहाँ पर कॉपी हो गई। जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। लिस्ट द स्टेप्स टू डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ये करना होगा कि किसी आप वर्ड को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को, होल पेज को या होल डॉक्यूमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो, फर्स्ट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इट। आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपने प्रेस कर देना है डिलीट बटन को। अगर डिलीट बटन यहाँ पे लिखा है, अगर आप कीबोर्ड की मदद से डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डिलीट का बटन जो है वो मौजूद होता है स्क्रीन नेविगेशन एरिया के अंदर। और अगर आप माउस के ज़रिए डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर रहते हुए जिस वर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो, और वहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे डिलीट का। जैसे ही आप उसे डिलीट का ऑप्शन को ऊपर सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपका टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। आइए हम डे 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कंट्रोल बटन इन द वर्ड विंडोज़। कंट्रोल बटन का जो है वो पर्पस क्या होता है। अगर आप पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ देखें, तो आपके पास कंट्रोल बटन जो है वो 3 किस्म के कंट्रोल बटन जो हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं। एक बिल्कुल राइट मोस्ट टॉप एरिया के अंदर, एक होता है मिनिमाइज़, एक होता है मैक्सिमाइज़, रीस्टोर जिसको कहा जा सकता है, और एक होता है क्लोज का बटन। अगर आप कोई प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, और इन्हीं बटन्स को जो है ना वो कंट्रोल बटन्स कहा जाता है। अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम को लिखने के बाद तो बिल्कुल टॉप मोस्ट एरिया के ऊपर सबसे पहले जो है वो मिनिमाइज़ का बटन होता है, बिल्कुल डैश लगी होती है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी विंडो जो है ना वो मिनिमाइज़ होकर जो है वो टास्क बार पे आ जाएगी, यानी नीचे जो कि आपका डेस्कटॉप के ऊपर टास्क बार होता है वहाँ पे जाके मौजूद हो जाएगी, वहाँ प्लेस हो जाएगी। अगर आप वहाँ से उसे दोबारा से उसे ओपन करना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा विंडो जो है अपीयर हो जाएगी सामने आपके डेस्कटॉप के ऊपर। तो मिनिमाइज़ का मैंने आपको बताना चाह रहा था कि सबसे पहले उसका जो कंट्रोल बटन का पहला बटन होता है वो मिनिमाइज़ होता है, उसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी विंडो जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। वी कैन मैक्सिमाइज़ विंडो बाय क्लिकिंग द मैक्सिमाइज़ बटन एंड देन इनलार्ज द विंडो टू बी द फिल ऑफ द इंटायर स्क्रीन। ठीक है, अगर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं बिल्कुल उसके साथ दूसरा बटन होता है, उसके ऊपर ऐसे गोल सा जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन की जैसे शक्ल जो है वो बनी होती है रेक्टेंगल सी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूरी विंडो जो है वो बड़ी होकर सामने आ जाएगी। अगर वो किसी छोटे शेप में मौजूद है तो उसको क्लिक करने के बाद वो मैक्सिमाइज विंडो बन जाएगी, यानी पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। व्हेन अ विंडो इज मैक्सिमाइज अ रीस्टोर बटन अपीयर इन दिस प्लेस विद द रीस्टोर बटन यू कैन रिटर्न द विंडो इनटू द ओरिजिनल साइज। जैसे आप मैक्सिमाइज करते हैं तो उस जगह पे जहाँ पे मैक्सिमाइज का बटन
बना हुआ था वहाँ रीस्टोर टाइप का बटन बन जाएगा, यानी उस तरह के छोटे छोटे 2 डब्बे बन जाएंगे। जो दो छोटे छोटे डब्बे बन जाएंगे वो इस चीज़ को शो करेंगे कि अगर आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। मिनिमाइज़ नहीं होगा लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा कि जहाँ तक आप विंडो पे आपने डेस्कटॉप के ऊपर रहते हुए उसको ओपन किया हुआ था, यानी बहुत इनलार्ज नहीं किया हुआ था, एक मीडियम लेवल के ऊपर जो है वो विंडो को ओपन किया था, वहाँ पे वापस पहुँच जाएगा। यू कैन क्लोज द विंडो बाय क्लिकिंग ऑफ द क्लोज बटन। और बिल्कुल लास्ट पे एक क्रॉस का निशान मौजूद होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ बेटा आपका डे 3 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो तलबा चलते हैं तीसरे दिन के सबक की तरफ। देखें तर्जुमा सूरह अनफाल आयात 70 से 75 तक। या युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल आप फरमा दीजिए, लिमन फ़ी ऐदीकुम मिनल अस्रा, जो तुम्हारे कब्ज़े में कैदी हैं, इन यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरन, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर किसी भलाई को जान लिया, युअतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ मिनकुम, तो तुमको इससे बेहतर अता फरमाएगा जो तुमसे लिया गया है। नंबर 2, वयग़फ़िर लकुम, और तुमको बख्श देगा, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। ये इशारा है जो पीछे मैंने आपको बताया था हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। वइन युरीदू, अगर वो इरादा करें, ख़ियानतका, मोहम्मद तुझसे ख़ियानत करने का, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु, तो इससे पहले वो अल्लाह से ख़ियानत कर चुके हैं। फ़अमकना मिनहुम, तो अल्लाह ने उनको तुम्हारे कब्ज़े में दे दिया। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, और हिजरत की वजह, हदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और अपने मालों और जानों के साथ जिहाद किया, अल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना, ये मुहाजिरीन हैं। वल्लज़ीना आवव, और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया, व नसरू, और मदद की, उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू, और हिजरत नहीं की, मालकुम मिन वलायतिहिम मिन शै, तो तुमको उनकी दोस्ती से कोई गर्ज नहीं, हत्ता युहाजिरू, यहाँ तक कि वो हिजरत कर लें। वइनिस्तंसरूकुम फिद्दीन, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद तलब करें। कौन लोग भाई? वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की। अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद तलब करें, फ़अलैकुमुन नस्र, तो तुम लाजमी उनकी मदद करो, इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, मगर जिन लोगों के बारे में तुमसे मदद तलब कर रहे हैं उन लोगों के साथ तुम्हारा कोई मुआहिदा न हो, मीसाक मुआहिदा। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, जो तुम करते हो अल्लाह उसको देखने वाला है। वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और जिन लोगों ने कुफ़र किया ये एक दूसरे के दोस्त, यानी काफिर लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर, जिस तरह काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर तुमने ऐसे आपस में दोस्ती न रखी तो ज़मीन में बहुत बड़ा फितना फैल जाएगा और बहुत बड़ा फ़साद फैल जाएगा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, हिजरत की, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और जिहाद के अल्लाह के रास्ते में, मुहाजिरीन। वल्लज़ीना आवव, और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया, व नसरू, और मदद की, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं, यानी मुहाजिरीन और अंसार। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इन मुहाजिरीन और अंसार के लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। वल्लज़ीना आमनू मिन बादु, और वो लोग जो बाद में ईमान लाए, वहाजरू, और हिजरत की, वजाहदू माअकुम, और तुम्हारे साथ जिहाद किया, फ़उलाइका मिनकुम, वो तुम ही में से है। वउलुल अरहामी, और जो खून के रिश्तेदार हैं, बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं कि मुहाजिरीन अपने खून के रिश्तेदारों के पास पनाह लें। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है।